हेलो एवरीवन, मैं जेन्युइन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आपको अब तो पता लग गया होगा कि जो भी हम जितने भी टॉपिक कर रहे हैं उनके वन बाय वन क्वेश्चन भी हो रहे हैं। अब साथ के साथ हम जेई के भी क्वेश्चन करते रहेंगे, आपको बताता रहूंगा कि किस टाइप से जेई के क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे उनके अंदर कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। अब देखो यार, जब हमारे पास कंपटीशन के पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं जेई मेन के, जेई एडवांस के, तो हमारे को ये पता लगेगा कि पूरे क्वेश्चनों पे कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, किस बेस हमारे को कितना बेस चाहिए और किस तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पाते। उनका रीजन यही है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। पढ़ते जरूर है लेकिन अच्छे से नहीं करते। दिमाग में चीजों को स्टोर करो, बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएंगे, कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। अब कई बच्चों के दिमाग में चीजें स्टोर नहीं हो पाती है, वो भूल जाते हैं टाइम पे कैसे अप्लाई करना है, वो चीजें भूल जाते हैं। तो उनको लगता है नहीं यार मेरे से होता ही नहीं क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही चीज की दिक्कत आती है कि जब तक दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं होंगे स्टोर, तो आप कोई भी क्वेश्चन पे किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अब पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज कराई थी, उस बेसिस हमने क्वेश्चन किए थे, उसी बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता देता हूं कि मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, जो कि जेई के अंदर आया हुआ भी मिलेगा आपको। अब आपको इस बेसिस, क्योंकि जेई का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन पे, आपको क्या दिया है, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, देन प्रूव दैट ए की पावर 8 इक्वल ये दिया है। जब जेई के अंदर क्या होगा कि स्टेटमेंट में तो चलो आपको ये चीजें दे देगी, लेकिन नहीं तो आपको क्या देगा, ऑप्शन देगा, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले ए दिया है और ए की पावर 8 निकालना है। तो आप जब ए की पावर 8 तक जाना है, तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराए इस टाइप के, के पावर बढ़ाते चलेंगे, कोई भी इस तरीके से आपके पास कोई सीरीज बनेगी एक, उस सीरीज से या कोई सीक्वेंस बनेगी, उससे आपके पास आंसर निकलेगा इसका। तो सबसे पहले हमारे पास ए गिवन है, तो मैं क्या निकालूंगा, सिर्फ ए स्क्वायर निकाल सकता हूं और मेरे पास कोई जरिया नहीं है। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए की मल्टीप्लाई कराने से। ए क्या है, पी क्यू 0 1, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई मेरी पी क्यू 0 1 की। अब जब मैं मल्टीप्लाई कराता हूं, तो पहली रो की पहले कॉलम के साथ पी और पी स्क्वायर, और इस क्यू की 0 के साथ तो 0 ऐड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नेक्स्ट के साथ पी क्यू प्लस, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्यू हो जाएगा। बात आ गई समझ। अब मेरे पास 0 की पी के साथ 0 1 का 0 के साथ, तो नेक्स्ट एलिमेंट 0 रहेगा। अब इसका जो है दूसरे कॉलम के साथ 0 प्लस 1, तो मेरे पास क्या रहेगा 1। तो ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। क्या आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर। अब सिमिलरली मैं निकालूंगा ए क्यूब। ए क्यूब निकालूंगा तो मेरे पास ए स्क्वायर है, इनटू में ए कर दूंगा, तो ए स्क्वायर मेरे पास देखो क्या है, पी स्क्वायर, पी क्यू प्लस क्यू 0 और 1, इसकी मल्टीप्लाई होगी ए के साथ, तो पी क्यू 0 1। ठीक है। अब इसकी मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वैसे ही कराऊंगा जैसे मैं करवाता आ रहा हूं पहले के साथ। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो पी क्यूब कितना हो जाएगा, पी क्यूब हो जाएगा, प्लस इसका 0 के साथ तो 0 ऐड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट के साथ कराएंगे, तो पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू इसके साथ, तो पी क्यू प्लस क्या हो गया, क्यू हो गया इतना। अब इसका दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ तो 0 रहेगा, इसका जब इसके साथ होगा तो 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कोई भी मेरे पास ए क्यूब आ गया। सिमिलरली अब इस चीज में देखोगे ना आप, एक चीज चल रही है कि मेरे पास यहाँ पे देखो, जब ए स्क्वायर किया तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, इस चीज पे ध्यान देना। जब मैंने ए स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर हो गया। तो सिमिलरली ऐसे ही चलता जाएगा। तो मेरे को निकालना जो है वो ए की पावर कितना निकालना है, 8 निकालना है। तो ए की पावर 8 में कितना जाएगा, ये चीज देखो, एक सीरीज बनेगी। तो मेरे पास जब ए था तो ये पी था, ठीक है, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। जब मैंने स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 0 और 1 सेम का सेम, और यहाँ आ गया पी क्यू प्लस क्यू आ गया। बता कि समझ।
यहाँ सिर्फ क्यू था तो पी क्यू ऐड हो गया। जब मैंने क्यूब किया तो देखो पी क्यूब हो गया, 0 और 1 सेम का सेम। लेकिन जब मैंने क्यूब किया तो यहाँ देखो पी क्यू प्लस क्यू था, तो यहाँ पर आ गया पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू की फॉर्म। तो कहने का मतलब अगर इसको मैं सुधार के लिखूं, ऐसे लिख सकता हूं पी स्क्वायर, 0 और 1 तो सेम चलेगा। इसमें मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, क्यू, तो अंदर बन गया पी प्लस 1। तो ये एक सीरीज इसके अंदर बनी है, क्यू बार आ रहा है पी प्लस 1 से शुरू हुआ। इसके अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, ये चीज देखो, यहां पे लिख देता हूं नीचे में इसका रिजल्ट नीचे लिख रहा हूं। 0 और 1 पे तो कोई फर्क नहीं है, पी क्यू पर भी जब क्यू किया तो पी क्यू बना, यहां से क्यू कॉमन आया तो मेरे पास पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 आ गया। तो अब आप एक चीज देखो कि मेरे पास क्यूब किया तो पी क्यूब, तो ए की पावर 8, तो कहने का मतलब पी की पावर 8, 0 और 1 सेम का सेम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने ए स्क्वायर किया तो क्यू बार था पी प्लस 1 से शुरू हुआ। जब मैंने क्यूब किया तो मेरे पास क्यू बार था पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1, एक पावर कम से शुरू हुआ। तो सिमिलरली ए की पावर 8 करूंगा तो मेरे पास क्यू तो बार रह रहा है पी की पावर 7, पी की पावर 6, और ऐसे ही चलेगा कहां तक, पी प्लस 1 तक। तो ये मेरे पास एक है सीरीज बन जाएगी। बात आगे सुन, तो ये चीज अलग है भाई, बात आगे सुन, ये सीरीज बन गई। अब आप एक चीज देखो कि मेरे पास जो प्रूव करना है ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो बिठा रखा है ना, ये आंसर लेके आना है। आंसर तो आ चुका है लेकिन पूरा प्रूफ इस फॉर्म में लेके आना है। तो मेरे पास देखो P7 P6 ऐसे जा रहे हैं, P प्लस 1, तो क्या मेरे पास जो बन रहा है P7 प्लस P6, जब मेरे पास बन गया P5 और ऐसे ही जा रहा था P प्लस 1, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 1 प्लस P स्क्वायर और ऐसे ही जाएगा P की पावर 6 प्लस P की पावर 7। अब एक चीज देखो, ये किस फॉर्म में जा रहा है, मेरे पास जो भी जा रहा है किस फॉर्म में, आर इन जीपी, किस में चल रहा है, जीपी के अंदर। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये सीरीज बढ़ती जा रही है, इस तरीके से रिड्यूस होती जा रही थी, मैंने इस फॉर्म में लिख दी। ठीक है, अब आपके पास टोटल कितनी टर्म है, 8 टर्म्स जीपी है। कितनी टर्म्स है, ये टोटल 8 टर्म है, क्योंकि पी की पावर 1 से 7 तक ये टर्म हो गई, एक टर्म 1 बैठी आगे। तो एसएन का फॉर्मूला जीपी का क्या होता है हमारे पास, जब भी आप देखोगे तो एसएन जो अप्लाई करते हैं वो मेरे पास होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये किस फॉर्म में होता है, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, आर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 का। अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जब आर लेस देन 1 तो 1 माइनस आर की पावर एन करते हैं, 1 माइनस आर होता है। तो आपके पास यहाँ पे ए जो है वो 1 है, रेशियो क्या रहेगा, आर रहेगा, पी प्लस 1 करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, पी का आ गया। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी रहेगी, 8। तो मेरे पास S8 निकालना है, क्या निकालूं मैं, S8। तो ए की वैल्यू मेरे पास 1, आर मेरे पास पी की पावर कितना हो जाएगा मेरे पास 8 माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1। तो ये टर्म मेरे पास क्या आ गया, इसका पूरा सम आ गया। ये वाली जो टर्म है ना वो इसके बराबर हो जाएगी। तो सिमिलरली जो मेरे को निकालना था, इस केस में जो निकालना था ये तो सेम रहेगा, सिर्फ इसका अंदर वाले की ये जो जीपी है इसका आंसर मैंने निकाला है ना अंदर वाले का, और मेरे को इस फॉर्म में चाहिए था। तो मेरे पास जो बना है वो मेरे पास आंसर कितना बन जाएगा, यहां से ये मेरे पास आने के बाद यहां पे लिख देता हूं मैं आंसर आपको कि ए की पावर 8 जो है वो आ गया मेरे पास। यहां तो मेरे पास देखो भी, यहां तो चल रहा था पी की पावर 8 0 1, ठीक है ना, पी की पावर 8 0 और 1। अब यहाँ पे क्यू तो बाहर बैठा था, क्यू तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरे पास S8 ये जीपी की मेरे पास ये आंसर आ गया, कितना आ गया, पी की पावर 8 माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1। और ये मेरे को आंसर बताना था, आप जाके देख सकते हो भी। ठीक है, ये मेरे को आंसर बताना, पी के पावर 8 0 1, क्यू बाहर बैठा है, पी के पावर 8 माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1। और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरा आंसर है। तो यहाँ पे आपसे जो जीपी वाली चीज पूछे ना ये इंपॉर्टेंट रहती है। तो मेरे पास ये हो जाएगा प्रूफ, हेंस प्रूफ।
ठीक है ना। अब बच्चे का दिमाग दौड़ना चाहिए, तभी पता लगेगा कि मेरे पास r ग्रेटर देन 1, क्योंकि p आगे बिठा रखा है इस r की वैल्यू, तो यहां पर भी अपने को दिमाग दौड़ाना पड़ सकता है। ठीक है, यह आपको स्पेशल गिवन मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपको प्रूव करना है। आई होपफुली बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब आपने देखा होगा कि जो कि मैथ के अंदर जो जो चीजें अप्लाई हो रही है वो +1 भी साथ में लेके घूमेगा, तो +1 आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। जो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो जाके आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भी इफ ए बी 0 के बराबर बी सी आई के बराबर, देन प्रूव दैट ए बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर आई के बराबर। किसके बराबर प्रूव करना है? आई के बराबर है भी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, जो जो चीज गिवन है, मेरे को ये गिवन है सबसे पहले कि ए बी किसके बराबर दिया है? 0 के बराबर। ठीक है, मैं क्या करता हूं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय सी, सी की बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूं। अगर करूंगा तो मेरे पास हो गया ए बी इंटू सी, 0 इंटू सी। तो नल मैट्रिक्स की 0 के साथ, नल मैट्रिक्स के साथ सी जाएगा तो ये तो 0 ही रहेगा। अच्छा, अब इस केस में एक बात बताओ, बीसी को अगर साथ में बिठाऊं, बीसी को मैंने साथ बिठा दिया, क्योंकि ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं कर सकते लेकिन एक साथ इनको बिठा सकते हैं। अब मेरे को गिवन है कि बीसी जो है वो किसके बराबर है? आई के बराबर है। आई अगर पुट करूं तो ए आई इक्वल क्या बन गया? 0। और ए आई मेरे पास किसके बराबर होता है? ए के बराबर, और किसके बराबर हो जाएगा? 0। ए आई किसके बराबर होता है? हमेशा ए के बराबर, और ए की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 0 आ गई। अब जो निकालना है उस पे बात करते हैं। अब जो निकालना है ना, अगर उसकी बात करूं तो मेरे पास एलएचएस की बात करूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर प्रूव करना आई के बराबर। तो ए तो 0 रहेगा, तो 0 पुट कर दिया का होल स्क्वायर इंटू में 0 प्लस सी का होल स्क्वायर, तो मेरे पास बन गया बी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर। क्योंकि 0 ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पावर में अलग अलग ब्रेक करता हूं तो b इंटू बी इंटू सी हो गया। अब इन दोनों को मैंने एक साथ बिठा दिया, जो बीच वाले b और c है, और इंटू सी अलग रख दिया, b अलग रख दिया। बीच वालों को अलग रखा तो बी सी किसके बराबर है? फिर गिवन है आई के बराबर है, तो मैंने वैल्यू रख दी आई इंटू में सी। अब आपको पता है कि b के साथ अगर i की मल्टीप्लाई होती है तो ये b के ही बराबर रहेगा, और c सेम का सेम। अब ये BC फिर मेरे को गिवन है किसके बराबर? I के बराबर है, तो ये मेरे पास आ जाएगा I, जो कि किसके बराबर है? RHS। आपसे यहाँ पे पूछा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको इसी चीज तरीके से सारी की सारी चीजें करनी है, पूरे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप देखोगे ना जेई एडवांस में, जब आप देखोगे 2-3 जब चीजें ऐसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिला के देगा और आपसे सोल्व करवाएगा, जब कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे तब जाके पता लगेगा आपको। एडवांस के अंदर हमेशा क्या करेगा, 2-3-4 कॉन्सेप्ट जितने दिए जाते हैं उतने मिला मिला के देगा आपको, और कुछ भी चीज नहीं होती। ठीक है ना। अब बच्चे सोचते पता नहीं जेई एडवांस में क्या आता है, जेई मेन में क्या आता है। यार उसके अंदर हम आपसे जो पूछेगा वो कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछ लेता है, पूरा चैप्टर जब आता है तभी आपसे क्वेश्चन हो पाता है। डिटरमिनेट डाल देगा क्या पता साथ में। ठीक है, 2 चैप्टरों को मिला के एक क्वेश्चन बना देगा, 3 को मिला के एक बना देगा, 30 तरीके से जाता है। तो जेई एडवांस में जब कॉन्सेप्ट होते हैं ना आपके सारे क्लियर, जब जाके बात बनती है, और कुछ भी धरती की कोई नई चीज नहीं देता, मुश्किल वही बना दिया जाता है। एक चैप्टर छूट गया तो क्वेश्चन खराब हो गया, सीधा सा फंडा यही होता है। ठीक है, तो तभी पूरी चीजें करनी पड़ती है, तभी अच्छे नंबर बच्चों के आते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, मैंने बोला भी था, ठीक है, कि डिटरमिनेट बार बार यूज हो रहा था, तो मैं यहाँ पे बेसिक लेके आया हूं, क्योंकि जब क्वेश्चन आगे जाके कराऊंगा तो डिटरमिनेट यूज होगा। डिटरमिनेट तो अलग चैप्टर तो मैं करवाऊंगा, वो एक अलग बात है, लेकिन बेसिक यहाँ पे बता देता हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद मैं बेसिक आपको यहीं से करना है पूरा।
हमारे पास आता है डिटर्मिनेट ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट कैसे निकालते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय डिटर्मिनेट ए और ए डिटर्मिनेट। जो डिटर्मिनेट का सिंबल होता है ना, वो तो या तो डिटर्मिनेट ए डी टी लिख के ब्रैकेट में, या फिर ए डिटर्मिनेट, मतलब जैसे मॉडुलस जैसा साइन होता है इसका, ये ए डिटर्मिनेट होता है। यहाँ पे मॉडुलस नहीं होता, ये ना मॉडुलस का काम करेगा, ये बता देता हूं। ये डिटर्मिनेट होता है यहाँ पे सिर्फ। बात आ गई समझ में? अब क्या है कि डिटर्मिनेट, मेरे पास डिटर्मिनेट ऑफ एनी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेट जो है, ठीक है, वो तभी पॉसिबल है एन ए एन टी होना था भी, ठीक है। डिटर्मिनेट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज पॉसिबल ओनली व्हेन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। जब आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब क्या हुआ, ए का डिटर्मिनेट पॉसिबल होता है। कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट निकालने से पहले ये पता होना चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। जैसे आपको ऑर्डर दे देगा, भी आपको दिया 3 इंटू 3 का ऑर्डर, तो ये स्क्वायर है, 2 इंटू 2 ये भी स्क्वायर है, 1 इंटू 1 ये भी स्क्वायर है, 4 इंटू 4 ये भी स्क्वायर है। तो ये सारी की सारी क्या है, कोई भी स्क्वायर है मैट्रिक्स का केस होगा। तो इन्हीं का डिटर्मिनेट निकलता है सिर्फ, ठीक है। तो डिटर्मिनेट की पहली चीज ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट पॉसिबल होता है। दूसरा, ए डिटर्मिनेट, आपको हमेशा दो टाइप में आंसर मिलेंगे। या तो ए डिटर्मिनेट 0 होगा, 0 हुआ तो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेट 0 हो जाए तो ए को क्या बोलोगे, सिंगुलर है मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर आपके पास ए डिटर्मिनेट नॉट इक्वल 0 हुआ तो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेट नॉट इक्वल 0 को आया तो हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेगेटिव हो सकता है डिटर्मिनेट, पॉजिटिव भी आ सकता है। वो किसके अंदर मिलेगा, ए डिटर्मिनेट नॉट इक्वल 0, उसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, ठीक है। उसको बोला जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो दो टाइप से आपको हमेशा डिटर्मिनेट की वैल्यू आती है, 0 के बराबर या नॉट इक्वल है 0 के। तो आपके पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले भी इस बात का यूज किया था, तो बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जब मैट्रिक्स में बार बार यूज होगा तब मैं वहां पे जाके आपको बार बार रिपीट नहीं करना चाहूंगा कोई भी चीज। अब अपने पास आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट की कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज आती है, वो यहीं पे यूज करेंगे हम क्वेश्चनों के अंदर, तभी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, ठीक है। अब अपने पास बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ए का ट्रांसपोज उसका डिटर्मिनेट किया तो वो हमेशा ए डिटर्मिनेट के बराबर आएगा। अगर किसी बच्चे ने ट्रांसपोज नहीं किया है तो ये टॉपिक आगे जाके अभी इसी चैप्टर में आ जाएगा, 1-2 वीडियो के बाद ही आ जाएगा, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज एक बार माइंड में रखो कि ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट हमेशा ए डिटर्मिनेट के बराबर आता है। दूसरा, के ए का डिटर्मिनेट अगर करते हो, के अगर बाहर लेके आते हो तो के की पावर एन हमेशा बाहर आएगा, इनटू में ए डिटर्मिनेट। के आपके पास क्या होगा, कोई कॉन्स्टेंट होगा। के क्या मिलेगा, यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट या स्केलर क्वांटिटी होगी। तो के जब भी डिटर्मिनेट से बाहर आता है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी किसी भी फॉर्म में, तो वो हमेशा पावर एन लेके बाहर आता है। एन क्या होता है, एन हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। जैसे 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो के की पावर 3 बार आएगा। 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो के की पावर 2 बार आएगा, जो भी कॉन्स्टेंट आप बाहर लेके आ रहे हो। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना इस बात का, ठीक है ना। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद आता है मेरे पास ए बी का डिटर्मिनेट किया तो उसका ए डिटर्मिनेट अलग, बी डिटर्मिनेट अलग करके उनकी क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चाहे आप ए बी का डिटर्मिनेट कर लो, चाहे ए डिटर्मिनेट अलग बी डिटर्मिनेट अलग, और दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। जनरली अगर आपको ऐसे दे दिया कि ए बी सी डी डॉट डॉट लगा के एक्सेट्रा, मान लो कोई इसका पूरे का डिटर्मिनेट कर रहा है, मेरे को बहुत सारी मैट्रिक्स दे दी उसका डिटर्मिनेट कर रहा है, तो आप अलग अलग भी कर सकते हो सबका, ए डिटर्मिनेट बी डिटर्मिनेट सी डिटर्मिनेट डी डिटर्मिनेट डॉट डॉट कर सकते हो, और उन सब की क्या कर दोगे, अलग अलग है मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमेशा बराबर रहेगा। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट हमारे पास अगर आपने ए बी का डिटर्मिनेट किया तो वो बी ए के डिटर्मिनेट के बराबर आएगा। ए बी का डिटर्मिनेट हमेशा बी ए के डिटर्मिनेट के बराबर रहेगा। ए की पावर एन का डिटर्मिनेट, ए डिटर्मिनेट की पावर एन बार भी जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब इसमें तो क्या है, ए की पावर एन किया पहले फिर डिटर्मिनेट करवा रहा है, तो एन अगर बाहर निकाल दी, कहने का मतलब ए का डिटर्मिनेट पहले कर लो, डिटर्मिनेट निकाल दो मैट्रिक्स का, फिर पावर कर दो उसके बाद, तो रिजल्ट क्या रहेगा, हमेशा बराबर है
रहेगा। इंपॉर्टेंट है, इस बेस पे मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा जेई का प्रीवियस ईयर। अब बात आती है कि डिटरमिनेट डायगोनल D1 D2 D3। अगर आपके पास डिटरमिनेट निकाल रहे हो डायगोनल मैट्रिक्स का, ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, तो हमेशा डिटरमिनेट क्या होता है उसका, D1 D2 D3 की सीधी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो डायगोनल की। क्योंकि जब डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं ना, मान लो कोई डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया आपने, D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3। अब इसका अगर डिटरमिनेट बोले ना, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आप क्या करोगे, D1 D2 D3 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो इन सब की, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है, तो उसका डिटरमिनेट आ जाएगा। क्वेश्चन में यूज करूंगा, जेई में ये कॉन्सेप्ट लगता है, तो तभी आपको कह रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है चीजें। जो भी रहेगा, जो बोर्ड पे आपको लिख दिया ABCD भी लिख दी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई ऐसी बकवास चीज नहीं मिलेगी कि आपके काम नहीं आएगी। एक एक चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूं, आपने देखा होगा कि जो भी चीजें पीछे करा के आ रहा हूं अब बार बार यूज हो रही है, और आपको बोल भी रहा हूं कि वहां पर भी यूज किया मैंने, वहां पर भी आपको बताया है, ठीक है। अगर बाई चांस कोई चीज नहीं हुई है तो वो मैंने स्पेशल आपको बोला है, जैसे ए ट्रांसपोज आ गया तो मैंने बोल दिया कि आगे टॉपिक में आएगा, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, ना भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ड्रॉपर के बच्चे होते हैं उनको तो पता होता है भी किस तरीके से होता है। सिंपल सी चीज है, कोई ट्रांसपोज कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास इसी बेस पे मैं आपको डिटरमिनेट सिखाता हूं, कैसे आपको निकालना है, किस तरीके से आपको करना है। अब ये मेरे को क्वेश्चन दे दिया, तो सबसे पहले आपको कोई मैट्रिक्स दे दी और उसका डिटरमिनेट निकालना है। क्योंकि जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवा दी बहुत अच्छे तरीके से, सारी की सारी जो हमने पिछले लेक्चर में की है, पूरा सॉरी इसी लेक्चर में जो हमारे पास करवा रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी मैंने करवा दी है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हमने पिछले लेक्चरों में कर ली है। अब हमारे पास इसी बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास कोई मैट्रिक्स है और आपको निकालना है ए डिटरमिनेट। तो सबसे पहले तो क्या स्क्वायर की फॉर्म में है भी, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 × 3, तो स्क्वायर तो है। तो ए डिटरमिनेट कैसे निकालते हैं 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि कैसे 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेट निकालते हैं, तो आसान ही होता है। 3 ऑर्डर का देखो कैसे करना है। इसको हमेशा मैं ओपन कर रहा हूं, ओपन टू R1। किससे ओपन कर रहा हूं, R1, मतलब रो फर्स्ट से। डिटरमिनेट अलग अलग रो से हम ओपन कर सकते हैं, इसके 6 तरीकों से डिटरमिनेट ओपन हो सकते हैं, R1 R2 R3 से, C1 C2 C3 से। मैं सिर्फ R1 से ओपन कर रहा हूं, तो आपको सिर्फ R1 से करना है एक बार के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला एलिमेंट लेते हैं, 1 लिया। जो ये एलिमेंट लिया, ये आपके पास रो और कॉलम डिलीट मार दो, इसके सामने वाला, ये पूरी रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट। अब 4 बच गए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 2, बीच में माइनस का साइन लगाना है हमेशा, इसकी मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपके पास 1 लेने के बाद अगला साइन हमेशा माइनस का लगाओगे, तो मेरे पास आ जाएगा दूसरा 2 आ जाएगा, माइनस साइन फिक्स है यहाँ पे, 2 आ जाएगा। अब 2 के सामने वाला कॉलम और रो डिलीट मार दी, अब इसकी और 1 की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 3, बीच में माइनस का साइन ही रहेगा हमेशा, इनके बीच में माइनस चलेगा, इस 1 की और 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 3 को लेना है, इसको डिलीट मारा, इसके सामने वाला कॉलम डिलीट, सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम डिलीट होता है जो भी एलिमेंट लेते हो। अब प्लस का साइन लगेगा यहां पर, तो ठीक है, साइन कैसे चलेगा वो भी बताता हूं। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 9, माइनस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 4, तो ये मेरे पास हो जाएगा -1, माइनस का 2 बचेगा, और 3 और 5 अंदर बचेगा, प्लस का 15 हो गया। तो ए का डिटरमिनेट जो आया मेरे पास वो कितना बच गया, 12। तो ये ए डिटरमिनेट आ गया 3 ऑर्डर का। मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा 3 ऑर्डर का आता है आपकी, तो इसी तरीके से आपको निकालना है। अब जो ये साइन चले ना, देखो इस ब्रैकेट के अंदर तो हमेशा माइनस रखते हैं, यहाँ पे जो साइन चलेगा ना वो पहले प्लस का आता है, फिर यहाँ माइनस का यूज होता है, यहाँ प्लस का यूज हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलना है हमेशा ही, प्लस माइनस प्लस का जो भी एलिमेंट लिया हमेशा डिलीट मारना है, और उसके जो बच गए बाकी के क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस वाला। सेम तरीका लगाना है, कोई भी अलग तरीका आपको अप्लाई नहीं करना है,
कोई भी रो ले लो, कोई कॉलम, सेम तरीका चलना है सभी पे ही। साइन हमेशा प्लस माइनस प्लस पे चलेगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेट। आपको बहुत आसान तरीके से मैंने करवाया, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर किसी बच्चे को लगता है दोबारा जाके देख लो, एक डिटर्मिनेट सीख लो, सबके आ गए, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सबके आ जाएंगे टोटली। तो आपको सबसे बढ़िया बात यही है कि एक के सीखो, सारा काम कंप्लीट। अब मेरे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, अब जो करवाऊंगा मैं, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना है, ठीक है। 3 ऑर्डर का भी इसी पे आया हुआ है। तो मेरे पास सबसे पहले आपको दिया है, ए दिया है कोई मैट्रिक्स, ए क्यूब का डिटर्मिनेट 125। तो आपको अल्फा बताना है। अल्फा कहाँ पे बैठा, ये अल्फा रहा, तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, मैं ए डिटर्मिनेट ही निकाल सकता हूँ इसका, और तो कुछ नहीं कर सकता। कैसे करूँ, 2 ऑर्डर का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा स्क्वायर हो गया, माइनस साइन लगाते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई 4 हो गया, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4, ये तो ए डिटर्मिनेट आ गया। अब जो मेरे को दूसरी साइड जो गिवन वैल्यू है, इस वाली को, इस वाली का एक बात बताओ, ए डिटर्मिनेट क्यूब बार निकाल सकता हूं, 125 हो जाएगा। कैसे कि मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि आपके पास जब भी ए की पावर एन का डिटर्मिनेट हो तो आप कर सकते हो ए डिटर्मिनेट पावर बार निकाल सकते हो एन। बात आ गई समझ में, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी। उसी तरीके से इसके अंदर हो जाएगा, पावर 3 बार चली जाएगी, डिटर्मिनेट 125 के बराबर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, 125 को क्या 5 की पावर 3 लिख सकता हूं, और ए डिटर्मिनेट की पावर क्या हो गया 3, तो ए डिटर्मिनेट कितना आ जाएगा यहां से 5 के बराबर। तो ए डिटर्मिनेट मेरे पास 5 के बराबर आ गया। तो मेरे को अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, ना कि डिटर्मिनेट की। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए ए डिटर्मिनेट इसके बराबर रखूंगा, तो मेरे पास कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल किसके जाएगा 5, क्योंकि ए डिटर्मिनेट ये दे रखा है और ए डिटर्मिनेट मेरे पास यहाँ से 5 आए, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर है। तो यहाँ से 4 इधर भेजा, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 9, तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस माइनस का 3। कितना आ गया, प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। एक बात और आपको याद रखनी है, डिटर्मिनेट हमेशा एक वैल्यू होती है। डिटर्मिनेट हमेशा क्या होती है, एक वैल्यू, ठीक है ना। डिटर्मिनेट इज ए वैल्यू, डिटर्मिनेट हमेशा एक वैल्यू होती है, ठीक है, हमेशा एक वैल्यू। लेकिन मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा अरेंजमेंट होता है नंबरों का। क्या होता है, नंबरों का अरेंजमेंट होता है। तो आपके पास जब भी डिटर्मिनेट आया, जैसे 5 आए यहाँ पे, तो एक वैल्यू आई है, हमेशा प्लस माइनस 0 की फॉर्म आ सकती है, वो चलेगा सारी चीज। उसमें ऐसा नहीं है कि डिटर्मिनेट माइनस में नहीं आ सकता, वो आ सकता है, ठीक है। तो मॉडुलस और डिटर्मिनेट अलग अलग चीज होती है, सेम आप कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मेरे पास नेक्स्ट जो आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, सम इंपोर्टेंट मैट्रिसेस। कुछ एक इंपोर्टेंट मैट्रिक्स आती है अपने पास, जिसके अंदर सबसे पहली चीज मेरे पास है आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। कौन सी है, सबसे पहले आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। अब आइडम पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि A इज एन आइडम पोटेंट मैट्रिक्स व्हेन A स्क्वायर इज इक्वल टू A के बराबर हो जाए। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, जब किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करूं और वो खुद के ही बराबर आ जाए, जैसे A स्क्वायर किया और A के ही बराबर आ जाए, तो वो क्या कहलाएगी, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। किसी भी फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स हमेशा ये कंडीशन अप्लाई होगी, बात आ गई समझ, उसी को आइडम पोटेंट मैट्रिक्स बोला जाता है। अब मेरे पास देखो दूसरी चीज कि ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो आइडम पोटेंट का केस है, मैं बोथ साइड डिटर्मिनेट अप्लाई करता हूं। क्या करता हूं, बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, डिटर्मिनेट अप्लाई कर दिया। अब डिटर्मिनेट अप्लाई कर दिया, अब आपको इस बात का तो पक्का पता ही है कि जैसे मेरे पास डिटर्मिनेट जो है एक वैल्यू होती है, ए डिटर्मिनेट में इधर ले आता हूं, तो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेट माइनस ए डिटर्मिनेट क्या बचेगा, इधर है 0 बचेगा। अब एक कंडीशन यहां से ये देखो कि जैसे ये स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूं ना, तो ए डिटर्मिनेट का स्क्वायर माइनस ए डिटर्मिनेट इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात आ गई समझ में, ये हो गया। तो एक बात होता है, ये डिटर्मिनेट कोई वैल्यू है जो कि बाहर कॉमन भी आ सकती है, कॉमन आएगी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, ए डिटर्मिनेट बच गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, इक्वल क्या हो गया 0। तो मेरे पास दो वैल्यू, ये पूरी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बैठी है, एक डिटर्मिनेट 0 के बराबर है, तो इसका मतलब या तो ए डिटर्मिनेट 0 जाएगा, या फिर ए डिटर्मिनेट -1 0 के बराबर जाएगा। कहने का मतलब ऐसे कि ए डिटर्मिनेट 0 होगा, या फिर
ए डिटर्मिनेट -1 इक्वल 0 होगा, तो यहां से ए डिटर्मिनेट कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस केस में हमेशा ए डिटर्मिनेट के आइडम्पोटेंट के अंदर हमेशा एक बात याद रखनी है, डिटर्मिनेट की वैल्यू हमेशा दो फॉर्म में आएगी। कौन सी 0 और 1 की फॉर्म में। इस बात का ध्यान रखिएगा, आइडम्पोटेंट में हमेशा डिटर्मिनेट या तो 0 मिलेगा या फिर किस फॉर्म में मिलेगा, 1 की फॉर्म में मिलेगा। मैंने आपको डिटर्मिनेट करके दिखाया इसी कंडीशन पे कि ये आइडम्पोटेंट बोला जाता है, तो फिर मैंने डिटर्मिनेट किया, डिटर्मिनेट की वैल्यू आपके सामने आ गई। तो 0 और 1 की फॉर्म रहेगी हमेशा जब भी आइडम्पोटेंट का डिटर्मिनेट निकालते हैं। तो अब इस बात पे, तो ये तो मेरे पास पहला टाइप हो गया। इसी तरीके से छोटे छोटे टाइप पे मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा टाइप इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, कौन सी आती है दूसरी, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी कौन सी होती है, ये देखो, ए इज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स व्हेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के बराबर हो जाए। कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो इनवोल्यूटरी कहलाएगी। अब इनवोल्यूटरी स्टार्टिंग क्या है, आई से है, तो आप ऐसे याद रखो कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के बराबर होगा। कि किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करूं और वो आई के बराबर आ जाए तो इनवोल्यूटरी होगा। अब मेरे पास क्या होगा, इस केस में मैंने वो साइड डिटर्मिनेट अप्लाई कर दिया इसी मैट्रिक्स पे, ठीक है। तो मेरे पास स्क्वायर जो है वो 12 आ जाएगा, और आई का डिटर्मिनेट हमेशा याद रखोगे हमेशा 1 होता है, ऑलवेज हमेशा 1 होता है आई का डिटर्मिनेट। इस बात को माइंड में बिठा लीजिए। तो आई का डिटर्मिनेट 1 हो गया। 1 होने के बाद आपके पास यहां से दो वैल्यू आ जाएगी ए डिटर्मिनेट की, प्लस माइनस का 1। तो यहां से ए डिटर्मिनेट हमेशा इनवोल्यूटरी में या तो डिटर्मिनेट 1 देगा या फिर -1 देगा। इसके अलावा कोई भी डिटर्मिनेट की वैल्यू नहीं आएगी इसके अंदर इनवोल्यूटरी में। अब मेरे पास क्या रहेगा कि इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स जो है वो हमेशा क्या होती है, नॉन सिंगुलर होती है, बिकॉज ए डिटर्मिनेट जो है 1 और -1 की फॉर्म आता है सिर्फ, ठीक है ना। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेट होता है वो हमेशा नॉन सिंगुलर होता है। उसका रीजन क्या है कि ए डिटर्मिनेट हमेशा या तो 1 आएगा या फिर -1, 0 तो आता ही नहीं है। तो क्या रहेगा, नॉन सिंगुलर का केस रहता है। तो आपके पास ये जो केस हो जाएगा, ये मेरे पास किसका हो जाएगा अभी, डिटर्मिनेट का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट करने और इसी तरीके से आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें करनी है 1 बाय 1। इसी बेस पे मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर लेक्चर हम खत्म करेंगे, ठीक है, ताकि मेरे जो भी टाइप हो उसी टाइप का क्वेश्चन होते रहे साथ के साथ। अब आपको जो दिया है, डिटरमाइन ऑल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विच आर आइडम्पोटेंट। आपको सारी की सारी डायगोनल मैट्रिक्स बतानी है 3 ऑर्डर की, वो क्या हो कि आइडम्पोटेंट का केस बने। तो इतने ऐसी कौन सी मैट्रिक्स पॉसिबल होगी, कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल होगी, ये बताना है टोटल 3 ऑर्डर की, और आइडम्पोटेंट होनी चाहिए। कुछ भी नहीं दिया, बस एक लाइन दे दी आपको, मैथ वाला कुछ काम आपको दिख ही नहीं रहा होगा। लेकिन कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स मान लो। क्या करेंगे हम, मेरे पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, जो कि ए मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं। डायगोनल में क्या होता है, D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3, ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है अभी, ठीक है ना। वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होनी चाहिए और आइडम्पोटेंट, दोनों बात बोलिए इसमें। तो मेरे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की है। अब एक चीज बताओ कि डायगोनल मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, डायगोनल D1 D2 और D3 लिख सकते हैं, हमने ये चीज भी कर रखी है। इसका रीजन बताता हूं, क्वेश्चन छोटा पड़ेगा, करने में जल्दी हो जाएगा। अब आपको अगर इसने बोला है कि आइडम्पोटेंट का केस है, तो आइडम्पोटेंट का केस में क्या होता है हमेशा कि ए स्क्वायर किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। तो ए स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास ए जो मैट्रिक्स है वो ये है, तो डायगोनल D1 D2 D3 इनटू में डायगोनल D1 D2 D3, और किसके बराबर, ए के बराबर। तो ए तो खुद ही के बराबर, डायगोनल के बराबर D1 D2 D3।
ये मेरे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब डायगोनल की मैंने आपको सीधी मल्टीप्लिकेशन बताई थी किस तरीके से करनी है। कैसे करते हैं, पहला एलिमेंट पहले के साथ, तो मेरे पास आ गया डायगोनल d1 का स्क्वायर। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट d2 का स्क्वायर, d3 का स्क्वायर, और किसके बराबर है, डायगोनल d1 d2 d3 के। पता की समझ। अब एक चीज देखो, जब बराबर है ना तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी इनके क्या होंगे, बराबर होंगे। अब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट देखो कैसे बराबर होंगे, भी d1 का स्क्वायर किसके बराबर, d1 के बराबर होगा। कहने का मतलब ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये जरूरी नहीं है किसी तरीके से लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो d1 का स्क्वायर, ये भी दिखा देता हूं आपको, d2 का स्क्वायर 0 0 0 d3 का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस वाली मैट्रिक्स को बराबर में जो बैठी है ना वो मेरे पास क्या हो जाएगी, d1 0 0 0 d2 0। ऐसे भी देख सकते हो, जिस बच्चे को लग रहा है कि मेरे को अच्छे तरीके से प्रॉपर काम देखना है तो ऐसे देख सकते हो। अब मेरे पास क्या है, d1 का स्क्वायर किसके बराबर है, d1 के बराबर जाएगा। किसके बराबर जाएगा, d1 का स्क्वायर d1 के बराबर। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट हमेशा बराबर होते हैं जब दो इक्वल मैट्रिक्स हो तो यहां से मेरे पास आ गया d1 का स्क्वायर इज इक्वल टू d1 के। इसी तरीके से d2 का स्क्वायर d2 के बराबर है, d2 का स्क्वायर d2 के। सिमिलरली d3 का स्क्वायर d3 हो गया ना। अब यहां से एक बात बताओ, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू इधर लेके आऊंगा मैं, तो यहां से मेरे पास बन गया d1 का स्क्वायर माइनस d1 इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो यहां से d1 कॉमन ले लिया मैंने, तो d1 माइनस 1 इक्वल 0 हो गया। तो d1 की वैल्यू आ गई आपके पास 0 और 1, क्या आ गया, 0 और 1। सिमिलरली यहां से आपके पास d2 आ जाएगा, मैं नेक्स्ट करवा देता हूं। आपके पास d1 कितना आ गया, d1 की वैल्यू 0 और कितनी आ गई, 1। सिमिलरली d2 क्योंकि d1 d2 में ही तो इक्वेशन है, कोई अलग थोड़ी है। d2 का स्क्वायर d2 के बराबर है, d3 का स्क्वायर d3 के, d1 का स्क्वायर d1 के, तो सेम वैल्यू देगा 0 और 1 सारे के सारे। तो इसमें भी मेरे पास क्या आ गया, d2 भी क्या मिलेगा, 0 और 1, d3 भी क्या मिलेगा, 0 और 1। ठीक है। अब मेरे पास जो मैट्रिक्स मैंने मानी थी उस मैट्रिक्स में मैं पुट करूंगा, मैट्रिक्स मानी थी ए मैट्रिक्स डायगोनल मैंने मानी थी, यहाँ पे d1 0 0 0 d2 0 0 0 d3। अब देखो 0 0 तो सारे फिक्स है, मैं सिर्फ इन एलिमेंट के अंदर ही वैल्यू रखनी है तीनों की जगह। तो यहां पर बिठाने के पास मेरे पास 2 नंबर है, यहां पर भी बिठाने के लिए 2 नंबर है, 0 और 1 यहां पर भी बिठाने के लिए 2 नंबर है, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बनेगी, नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो डायगोनल भी हो और आइडम्पोटेंट का केस। तो यहां पे बिठाने के तरीके 2 एलिमेंट बिठा सकता हूं, d1 की जगह क्या बिठा सकता हूं, 0 एंड 1 बिठा सकते हैं। सिंपल भाषा में लिख लो यार, अगर नहीं पता चला तो यहां पर भी बिठा सकते हैं सेम नंबर, यहां पर भी सेम बिठा सकते हैं। तो मेरे पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको याद ही है कि अरेंजमेंट करना है, पहले पे 2 बिठा सकते हैं, दूसरे पे 2, तीसरे पर भी 2, लेकिन डायगोनल बोला है तो -1। वो किस लिए, तो मेरे पास टोटल 7 मैट्रिक्स, -1 किस लिए किया है कि 0 जब यहां पर भी बैठेगा, यहां पर भी, यहां पर भी, एक केस ऐसा बनेगा जो कि सारे डायगोनल कितने हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो मैंने वो केस हटा दिया, कहने का मतलब जो हटाया ना वो ये हटा दिया मैंने कि ये 0 0 यूज होगा। एक मैट्रिक्स आपके पास नल मैट्रिक्स बनेगी जिसमें सारे के सारे 0 जाएंगे, d1 d2 d3। तो डायगोनल में सारे के सारे 0 कभी भी नहीं हो सकते, तो इसलिए मैंने वो एक केस हटा दिया। तो टोटल कितनी मैट्रिक्स होगी, 7 मैट्रिक्स, आपके पास ये आंसर हो जाएगा। और यही आपसे पूछा था कि मेरे पास टोटल आपको बताना है डिटरमिन ऑल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 जिसमें आइडम्पोटेंट भी हो। दोनों केस लगाने थे, डायगोनल भी और आइडम्पोटेंट भी, दोनों राजी होने चाहिए दोनों जगह पे। तो ये मेरे पास हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट करने हैं जो भी मैं करवा रहा हूँ, 1 बाय 1 कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट आ रहा है फिर कमेंट कीजिए, आप किसी भी वे में मैसेज कीजिए, कैसे भी आप पूछ सकते हो। अच्छे आप आराम से आपको आपका डाउट क्लियर किया जाएगा अच्छे तरीके से। तो जुड़े रहिए, पूरा सपोर्ट कीजिए, मेरी तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि पढ़ाई है आपकी तो मेरा सपोर्ट है। ठीक है, आपका भी वही सपोर्ट रहेगा कि आप पढ़ रहे हो।
अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा आपका नाम जाएगा, आपके घर वालों का नाम अच्छा होगा कि हाँ हमारा जो टारगेट है वो पूरा है। फेल हो पास हो चलेगा, लेकिन अपनी तरफ से 100% मेहनत होनी चाहिए, उसमें कमी नहीं रखनी चाहिए अपने को, और वही काम हमारे को करना है। तो जुड़े रहिए, इसी तरीके से हम अगले लेक्चर में मिलते हैं और आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है करने हैं।